एक चाइनीज राजा था जिसके सिर्फ 15 बेटे थे। उन्हें कोई भी बेटी नहीं थी। राजा को बेटी की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी। फिर एक दिन बहुत मन्नतों के बाद राजा को एक बेटी होती है, लेकिन वो बेटी शापित होती है। उसे पैदा कराने वाली नर्स उसी वक्त बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर में मर जाती है। फिर ऐसा ही कई सारी नर्सों के साथ होता है। किंग का फैमिली डॉक्टर आकर किंग को बताता है कि बच्ची की बॉडी से बहुत ही तेज गंदी स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से महल में रह रहे कई लोग बेहोश हो गए और कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक 15 दाई माँ, 5 नर्सों के साथ साथ 2 गार्ड भी मर गए। डॉक्टर किंग से प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ही दिन में प्रिंसेस को ठीक कर देगा। तब तक लोग मास्क पहनकर अपना बचाव करें। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। प्रिंसेस की हालत में कोई सुधार नहीं आती। कुछ वक्त के बाद राजा देखता है कि मास्क लगाने के बाद भी प्रिंसेस की स्मेल बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। इसलिए किंग ने प्रिंसेस को महल से दूर एक प्राइवेट जगह पर रखवा दिया, जहां कुछ दासियां प्रिंसेस की सेवा करती थी। प्रिंसेस को कई तरह के सोप और मेडिसिन से नहलाया जाता, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महल से काफी दूर और अकेले एक घर में रहते हुए धीरे धीरे प्रिंसेस बड़ी हो गई और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। उसे उसकी प्रजा के लोगों ने स्टिंकिंग क्वीन का नाम दे दिया था। प्रिंसेस इतनी ज्यादा बदबूदार थी कि उससे शादी करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। किंग और क्वीन को प्रिंसेस की फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए एक दिन राजा ने अपने दरबार में 4 ऐसे लोगों को बुलाया जो प्रिंसेस से शादी करने के काबिल थे। प्रिंसेस को नहला धुलाकर तैयार किया जाता है और कई तरह के परफ्यूम लगाए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी स्मेल कुछ कम हो जाए। प्रिंसेस की सारी बॉडी पर कई लेयर के कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी से स्मेल बाहर ना निकल सके। जब प्रिंसेस उन लड़कों के सामने जाती है तो अचानक उसे छींक आती है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों के कुछ लेयर खुल जाती हैं और प्रिंसेस की बदबू सारे महल में फैलने लगती है, जिसके बाद महल में भगदड़ मच जाती है। कई सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और बाकी के सब भाग निकलते हैं। वो सारे लड़के भी भाग जाते हैं, लेकिन राजा उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है कि इतनी बदबूदार लड़की से शादी करने से अच्छा है कि वो मर जाए। वो अपने ही खंजर से अपनी जान ले लेता है, जिसे देख के प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो खुद से ही नफरत करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम काई है। वो फ्लावर्स और परफ्यूम बेचा करता था। उसे एरोमा थेरेपी की बहुत अच्छी नॉलेज थी और काई का सपना था कि वो अपने नॉलेज की हेल्प से लोगों का इलाज करे। एक दिन काई को खबर मिलती है कि जो भी प्रिंसेस का इलाज करेगा उसकी शादी प्रिंसेस से करवा दी जाएगी और उस आदमी को राजा का सलाहकार बना दिया जाएगा। मतलब कि प्रिंसेस का इलाज जिसने भी किया उसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। काई को लगता है कि वो ये काम कर सकता है। उसे प्रिंसेस से शादी करने में या फिर राजदरबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे प्रूफ करना था कि वो अरोमा थेरेपी की मदद से लोगों का इलाज कर सकता है। काई ने कई तरह के फ्लावर्स उगा रखे थे। उसके पास खुशबूदार फ्लावर्स के साथ साथ बदबूदार प्लांट्स भी थे। उनमें सबसे बदबूदार एक पौधा था जिसका नाम था स्टिंकिंग वीड, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार था। फिर भी काई को वो पसंद था। फिर एक दिन एक कंपटीशन रखा जाता है। जो लोग प्रिंसेस का इलाज करने आए थे उन्हें बदबूदार चीजें दी जाती हैं जिनमें से बदबू हटाना था। इस कंपटीशन में मैजिशियन, डॉक्टर्स और कई तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें ये लगता था कि वो इस बदबू को हटा सकते हैं। सब अपनी अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं। काई अपनी अरोमा थेरेपी यूज कर रहा था। कंपटीशन में सिर्फ 2 लोग क्वालिफाइड होते हैं, एक जो डॉक्टर था और दूसरा काई। जो डॉक्टर पास हुआ था वो किंग के डॉक्टर का असिस्टेंट था, इसलिए वो चाहता था कि उसका असिस्टेंट ही प्रिंसेस का इलाज करे। डॉक्टर जाके राजा को कहता है कि काई एक छोटी जाति का आदमी है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की लायक नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। काई राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बस एक चांस दी जाए। काई की रिक्वेस्ट करने पर राजा उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस डॉक्टर और काई दोनों को 3 मंथ का टाइम दिया जाता है, जिस टाइम में वो अपनी अपनी दवा को तैयार करेंगे। काई अपने काम पर लग जाता है। किसी चीज की तलाश में वो एक दिन फिश मार्केट चला जाता है, जहाँ उसे प्रिंसेस मिलती है जो भेष बदलकर वहाँ घुमा करती थी और खुद को मछली वाली कहती थी। फिश मार्केट पहले से ही काफी ज्यादा बदबूदार होता है, इसलिए प्रिंसेस की बॉडी ऑर्डर पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। वहाँ कोई भी प्रिंसेस को नहीं पहचानता था, इसलिए खुद को मछली वाली बताती थी। काई जब मार्केट में जाता है तो अचानक से वो प्रिंसेस से टकरा जाता है जो अपने साथ एक बड़ी सी मछली लेकर जा रही थी। प्रिंसेस काई को अपना नाम यांग बताती है। काई यांग से कहता है कि उसे कुछ ऐसे बदबूदार लोगों की तलाश है जिन पर वो अपनी दवा का प्रयोग कर सके। यांग अपने दोस्तों को काई की हेल्प करने के लिए भेज देती है। वो सब लोग काई के अलग अलग मेडिसिन को यूज करके बांट लेते हैं। काई की दवा तो इन मछुआरों की ही स्मेल को दूर नहीं कर पाती,
तो वो प्रिंसेस पर क्या ही असर करेंगी। मछुआरों को कुछ काम था, इसलिए वो एक टेस्ट करने के बाद ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यांग वहाँ रुक जाती है, जो कि प्रिंसेस थी, क्योंकि ये दवा उसी के लिए ही तो बनाई जा रही थी। इसलिए वो सोचती है कि बाकी के प्रयोग वो खुद पर करवाएगी। काई यांग पर भी सारी थेरेपीज को यूज करता है, लेकिन उसकी बॉडी ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं दिखता। काई यांग पर पहले तो स्टीम थेरेपी करता है, उसके बाद एक ग्रीन वाटर में उसे रात भर भिगा के रखता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर काई यांग को बहुत सारे खुशबूदार कपड़ों में लपेट कर रखता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं आता। काफी कोशिशों के बाद भी यांग की बॉडी ऑर्डर खत्म नहीं होती। ऐसे ही करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। काई और यांग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन यांग जब घर जाने के लिए बाहर निकलती है, तभी अचानक से वहाँ बारिश आ जाती है। जब यांग भीग जाती है तो काई उसे चेंज करने के लिए कुछ कपड़े देता है, लेकिन यांग कई सारे कपड़ों की लेयर पहना करती थी, जिससे उसके तन की दुर्गंध छुप सके। और अगर आज वो काई के दिए हुए कपड़े पहन लेगी, जो कि बहुत ही पतले हैं, तो शायद उसकी बॉडी ऑर्डर से काई भी बेहोश हो जाए। कुछ दिन बाद जब काई और यांग जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश करने गए होते हैं, फिर से बारिश आ जाती है। काई और यांग एक चादर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन यांग के इतना क्लोज जाने के बाद काई उसकी बॉडी ऑर्डर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसे देख के यांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और यांग वहाँ से भाग जाती है। उस दिन जब काई अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे फूलों को कीड़े खा गए हैं, बस बचा है तो वो एक बदबूदार पौधा। काई फिर से यांग से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे बहुत नाराज थी, इसलिए वो उसे दूर से ही भगा देती है। उस रात को काई अपने फ्लावर्स के बर्बाद होने की गम में ड्रिंक करता है। काई ड्रिंक करके रोड पर पड़ा हुआ था, तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो इस बार औरतों के पसीने से दवा बनाएगा। वो अगली ही सुबह फिर से मछुआरों के पास जाता है। फिर से यांग के कहने पर मछुआरे उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब मिलकर डांसर्स के एक ग्रुप को बुलाते हैं, जो लगातार डांस करती हैं, और उन सब के पसीने को काई इकट्ठा करके अपनी दवा बनाने लगता है। अचानक से एक चोर आकर उस दवा को छीन ले जाता है। काई जब उस चोर का पीछा करते हुए जाता है तो वो सीधा उस डॉक्टर के घर पहुंच जाता है, जो काई की ही तरह प्रिंसेस का इलाज करने वाला था, लेकिन अपने तरीके से। डॉक्टर साफ मना कर देता है कि उसने कोई दवा नहीं चुराई और वो तो दिन भर घर में ही था। ये सुनने के बाद काई उससे कोई और सवाल नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफी अमीर था। वो डॉक्टर किंग के फैमिली डॉक्टर का असिस्टेंट था, इसलिए वो काई को उस जगह ले जाता है जहाँ प्रिंसेस के ऊपर कई सारे असिस्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो काई से कहता है कि जब ये सारे लोग मिलकर कुछ नहीं कर सके तो तुम अकेले क्या कर लोगे। जिसके बाद काई का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ यांग आती है, जिसके पास एक बकेट भरकर स्वेट होती है। वो काई से फिर से वही दवा बनाने के लिए कहती है जो डॉक्टर चुरा ले गया था। इस बार यांग काई के पास ही रुकती है जब तक कि वो दवा नहीं बनाता, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि जो पिछली बार हुआ वो फिर से हो। दवा तैयार होते ही काई मछुआरों पर टेस्ट करता है। इस बार काई सक्सेसफुल होता है और ये दवा काम कर रही थी, जिसके बाद वो यांग पर भी ट्राई करने को कहता है, लेकिन यांग को डर था कि उसके ऊपर ये दवा काम नहीं करेगी, इसलिए वो कहती है कि उसे पसीने से एलर्जी है। काई चाहता था कि वो इस दवा को किंग के सामने पेश करने से पहले किसी बदबूदार औरत पर ट्राई करे, ताकि वो 100% श्योर हो सके कि ये दवा प्रिंसेस पर काम करेगी। इसलिए वो सब मिलकर उस शहर की सबसे बदबूदार औरत के पास जाते हैं, जो किंग के फैमिली डॉक्टर की बीवी थी। वो बदबूदार इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाट किया करती थी और ये दवा फाट के ऊपर काम नहीं कर रही थी। काई को लगता है कि ये दवा प्रिंसेस के ऊपर काम नहीं करेगी, इसलिए वो फिर से एक और नई दवा बनाने की कोशिश करता है। एक दिन काई को एक ओल्ड कपल मिलते हैं, जो कुछ फूलों को दफन कर रहे थे। उनका मानना था कि मुरझाए हुए फूल भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। काई उनसे पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशबूदार फ्लावर कौन कौन से हैं। वो दोनों 4 फूलों के नाम बताते हैं, जो चीन के अलग अलग हिस्सों में मिलेंगे। काई डिसाइड करता है कि वो उन सारे फूलों को लेकर आएगा। यांग भी उसके साथ जाने की जिद करती है, जिसके बाद वो दोनों काफी दिनों तक उन सारे फ्लावर्स की तलाश करते हैं। इस सफर के दौरान काई बीमार हो जाता है। तब यांग काई के बुक से ही उसके लिए एक दवा तैयार करती है। काई को जुकाम हो गई थी, इसलिए आज उसे यांग की बदबू नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया था जब काई को अपनी दवा राजा के सामने पेश करनी थी। पहले डॉक्टर की बारी आती है, जो प्रिंसेस के पास जाकर अपनी प्रेशर पॉइंट टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद प्रिंसेस को उसकी ही बॉडी की स्मेल आनी बंद हो जाती है। डॉक्टर किंग से कहता है कि वो हर किसी पर ये टेक्निक आजमाएगा, जिसके बाद किसी को भी प्रिंसेस की बदबू नहीं आएगी, यहाँ तक वो कोई भी चीज नहीं सूंघ पाएंगे। इस बात से किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
और वो उस डॉक्टर को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद जब काई की बारी आती है तो उसकी दवा काम कर जाती है और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो दवा कुछ देर तक ही काम कर रही थी। उसके थोड़े ही देर बाद फिर से प्रिंसेस की बॉडी से स्मेल आने लगती है। इसलिए जब प्रिंसेस टेंट से बाहर आती है तो सारे दरबारी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद किंग गुस्से में आकर काई को तो मारने ही वाला था। ये सब देख के प्रिंसेस रोने लगती है, जिसकी वजह से किंग रुक जाता है। काई उनसे एक दिन की मोहलत मांगता है। किंग उसे 24 घंटे का टाइम देते हैं। काई भागते हुए यांग के पास जाता है। वो यांग से बताता है कि जब प्रिंसेस के आंसू बदबूदार पौधे पर गिरे तो उसकी बदबू चली गई, इसलिए उसे प्रिंसेस के आंसू चाहिए ताकि वो अपनी दवा बना सके। यांग कहती है कि प्रिंसेस के बदले में वो उसके आंसू को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी भी बदबू उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी बॉडी से आ रही है। यांग काई से बताती है कि जिंदगी भर उसकी इस बॉडी ऑर्डर की वजह से ही उसके ना ही कोई दोस्त बने ना ही उसकी फैमिली ने उसे प्यार किया। इसी बात से परेशान होकर एक दिन वो अपनी जान देने चली गई थी और नदी में कूद गई, लेकिन वहाँ उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया और तब से वो उन्हीं के साथ रहने लगी और वही लोग उसके दोस्त बन गए। उसके बाद यांग अपने टीयर्स को एक बाउल में इकट्ठा करके काई को दे देती है। काई उसके इस हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहता है और अगली सुबह अपनी दवा लेकर महल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे किंग का फैमिली डॉक्टर मिलता है, जिसे किंग ने महल से निकाल दिया था क्योंकि उसने किंग से ये बात छुपाई थी कि वो कुछ भी स्मेल नहीं कर सकता। काई डॉक्टर से कहता है कि वो उसके इस कंडीशन का इलाज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे ठीक नहीं होना क्योंकि उसके बीवी की फाट बहुत ही ज्यादा बदबूदार है और अगर वो ठीक हो गया तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगा और उसके लिए उसकी बीवी का साथ राजमहल से भी ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनकर काई को फील होता है कि उसे प्रिंसेस से शादी नहीं करनी बल्कि उसे यांग की जरूरत है और वो फिर से भागते हुए यांग के पास जाता है जो फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। वो यांग को वो दवा दे देता है जो उसने प्रिंसेस के लिए बनाई थी और उससे वो प्रॉमिस करता है कि अगर ये दवा उसके काम नहीं आई तो भी वो जिंदगी भर उससे प्यार करता रहेगा। ये सुनकर प्रिंसेस खुशी से उड़ते हुए उसके पास जाती है और वो दवा खा लेती है। उसके बाद काई किंग के पास जाता है और दवा ना बना पाने की वजह से माफी मांगता है। किंग कहते हैं कि उसे जाकर प्रिंसेस से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद जब काई प्रिंसेस के पास जाता है तो देखता है कि ये तो यांग है जो पूरी तरह से ठीक हो गई है और यांग ही प्रिंसेस थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ वो मछुआरे दोस्त भी होते हैं जो यांग के दोस्त थे, यानी कि प्रिंसेस के दोस्त थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आपकी बॉडी में स्मेल आ रही है तो आपको जाकर नहा लेना चाहिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।